जय हिंद दोस्तों। तो हम अपने एग्जाम लेजेंड्स चैनल पे आज लेके आ गए हैं लूसेंट साइंस, और उसमें भी आज का टॉपिक क्या होगा, फिजिक्स। बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और हम जितना हो सकेगा उतना इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो लूसेंट साइंस में आज फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देरी करते हुए आपका स्वागत करते हैं और लूसेंट फिजिक्स को अच्छे से चालू करते हैं। अब हमने लूसेंट को क्यों चुना, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनकी जो बेस होती है वो लूसेंट रहती है। अब ये भी है कि आप मान लो इससे हमारे चैनल में भी आप पॉलिटी वगैरह पढ़ ही रहे हो, ठीक है। आप जीएस अच्छे से पढ़ते हो, हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हो, है ना, मतलब पॉलिटी और साइंस, मतलब आपकी जो है हिस्ट्री पढ़ते हो, अपना ज्योग्राफी पढ़ते हो। लेकिन जो हमारी फिजिक्स है या फिर जो समझ लो ना, जो नॉन बैकग्राउंड वाले हैं साइंस के, जिनको नहीं अच्छे से पता है, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़े हैं उनके लिए और अच्छे से रिवीजन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स में जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले करेंगे किससे, फिजिकल क्वांटिटीज से, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अब इनको आप जानते हो क्या कहते हैं, वही क्वांटिटीज। इनको देखो, इनका मतलब समझा नहीं सकता, इनके एग्जांपल दे दो। फिजिकल क्वांटिटीज यानी आपकी मास हो गई, यानी कि द्रव्यमान। लेंथ यानी कि आपकी जो होती क्या कहते हैं, डिस्टेंस वगैरह, दूरी, है ना। लेंथ आप किसमें नापते हो, दूरी किससे आपको लेंथ में नापना होता है, जैसे मान लो क्या लंबाई, इसी को कहोगे। और उसके बाद क्या आपके क्या हो गया, एम्पियर। उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका जैसे लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी फंडामेंटल, इनको मूल कहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और दूसरी आपकी होती हैं डेराइव्ड, ठीक है। डेराइव्ड जो है, जो इन्हीं से निकली हैं, डेराइव्ड जो इन्हीं से निकली हैं, तो उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। कितने इसके नंबर पूछते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता जा रहा है। कितने हैं इनके नंबर, 7। अब बहुत बार पूछ लेते हैं, वो 4 क्वांटिटीज देंगे और कहेंगे इसमें से कौन सी आपकी है क्या फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लो दे दिया फोर्स, वेलोसिटी, आपके डिस्टेंस और आपका मास। तो इसमें सबको पता, अभी तक नहीं पता, लेकिन अब पता चल जाएगा कि मास जो है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फंडामेंटल है। 7 का नाम लिखने जा रहे हैं। पहली हो गई मास, ठीक है। मास की हम कैसे सिंबल दिखाते हैं, एम। और इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं, आपकी जो इसका आपकी इसकी जो यूनिट होती है, भाई फिजिकल क्वांटिटी सबसे ज़्यादा क्या इनकी ज़रूरत है, यूनिट। यूनिट जो होती है इसको मात्रक कहते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी। तो इसकी होती है केजी, ठीक। और यूनिट भी कैसी, एसआई यूनिट लिखेंगे। देखो दोनों सिस्टम पढ़ेंगे, एसआई यूनिट भी, सीजीएस भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो एसआई पूछा जाता है, कुछ के सीजीएस पूछे जाते हैं, तो उनकी भी बात होगी। मास के बाद क्या है आपका, लेंथ। लेंथ आपकी होती है किसमें, आप उसको कहोगे, ये आपकी मास हुई, ठीक है। इसका सिंबल होता है एल। इसका देखो, इसका ऐसे मास हुआ, ऐसे इसका सिंबल कैसे, एल, ठीक है। इसका सिंबल सबसे अच्छा ऐसे बड़े में बताओ, एम। इसका एल हुआ, और इसको आप किस में दिखाते हो, इसको दिखाते हो मीटर में, लेंथ नापते हैं मीटर में। उसके बाद आपके आ गया एम्पियर। एम्पियर होती है करंट की, ठीक है। एम्पियर जो करंट है हमारी, वो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो एम्पियर की आपकी होती है ए, या बहुत जगह मतलब इसका साइन ए या ये रहता है, और इसकी जो वो रहती है वो भी आपकी एम्पियर ही रहती है। बहुत जगह इसको आई से भी दिखाते हैं, है ना, करंट को आई से भी दिखाते हैं, बहुत जगह सी से दिखा देते हैं, उससे फर्क नहीं, आप यूनिट देखो केवल। उसके बाद आपकी आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ये आता है, अब देखो यहाँ तक तो प्यार से पढ़ोगे, जहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई। और ध्यान नहीं दोगे, यही आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, कॉम्पिटिशन के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका क्या आता है, इसकी आपकी जो होती है, इसको दिखाते हैं सीडी से, कैंडेला। अब इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला ही होती है, ठीक, ये रहती है। उसके बाद आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना, AOS। इसकी होती है आपकी सिंपल सी, आपकी इसको आप दिखाओगे मोल से, ठीक है, इसको कहते हैं मोल है। और इसकी यूनिट आप कैसे, MOL से दिखाओगे, सिंपल सा, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, इसको कहते हैं मोल है, उसकी यूनिट क्या है आपकी ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेम्परेचर। SI यूनिट ही लिख रहे हैं, याद रखना। टेम्परेचर की आपकी SI यूनिट हुई केल्विन, ठीक है, केल्विन। इसका सिंबल दिखाना तो बहुत जगह के से दिखा देते हैं, टी से दिखा देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। कितनी आपकी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई, बिल्कुल आराम से। अब आपका इसमें बचा क्या, देखो ये हुआ टाइम, सबसे मेन टाइम। टाइम की क्या होती है ऐसा यूनिट, आपका टाइम को टी से ऐसे दिखाते हैं, और सेकंड। अब ये हम ये के टी ये सब क्यों लिख रहे हैं, ये जरूरत आता है इनका डायमेंशनल में ना, डायमेंशन यूनिट पूछते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनको बेस बनाते हैं, इन 7 यूनिट को बेस बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी डेराइव क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी होती है क्या आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ में आती है, ठीक है, बिल्कुल।
और जो टाइम है हमारा ये आता है टी में। अब इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से एक डेराइव्ड क्वांटिटी बनी वेलोसिटी, जिसकी होती है डायमेंशनल फॉर्मूला ये, यहाँ से आप इसका वो निकाल दो, यूनिट मीटर पर सेकेंड इनवर्स। आराम से आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो नॉर्मल हमको समझाना था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं और ऐसे सवाल भी देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मान लो 10 की पावर जो है -1 इसको क्या कहते हैं, 10 की पावर -2 इसे क्या कहते हैं ना, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। चैप अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जो रहता है किसी में जाओ तो ये ऐसे वैल्यूज़ बहुत पूछ देते हैं, या फिर क्वेश्चन में पूछ देते हैं। आपसे कहेंगे जो हमको डिस्टेंस दी गई है वो डेसी इतनी दी है, 10 डेसीमीटर दी है। अब आपको डेसी का मतलब नहीं पता है, 10 की पावर -1 ये सब मीटर्स में है, तो 10 की पावर -1 मीटर होता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आज आपको ये सब याद कर लेना है। देखो अब देखो डेसी और डेका को आप ऐसे याद कर सकते हो, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1 होता है। तो डेका जो है आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, तो इसमें 10 की पावर +1 लगा दो। और ये जो है आपको देखने में डेसी ऐसे लग रहा है कोई छोटा टाइप का है ना, तो उसको आप क्या करोगे, 10 की पावर -1 कर दोगे। अब सेंटी जो होता है वो आप जानते हो 1 मीटर का 1/100 पार्ट होता है ना, सेंटीमीटर ये पूरा, तो ये तो आराम से याद कर सकते हो। इसको बहुत बार सुन के रखा है, 10 की पावर 3 जो होता है मिली होता है ना, मिली जैसे मिलीलीटर होता है। अच्छा, 1 लीटर में 1000 लीटर वो मिलीलीटर होते हैं कि नहीं, उससे आप इसको याद कर सकते हो। 10 की पावर 6 माइक्रो इसको कहते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। इसमें तो यही है कि आपको लगभग ये याद ही करना पड़ेगा। 10 की पावर 9 जो है उसको नैनो कहते हैं, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो, 10 की पावर 9 को नैनो कहते हैं, इसको आप याद कर सकते हो। मतलब उससे क्या कहते हैं, वो नहीं पढ़ा है, वेवलेंथ। और यहाँ से एक चीज़ और याद आई, जो 10 की पावर 10 होता है इसको भी एक नाम दिया है, एंगास्ट्रॉन, ठीक है, एंगास्ट्रॉन करके इसको नाम दिया है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये 10 की पावर 10 के लिए है। उसके बाद 15 को फेम्टो है, वैसे 10 की पावर 1 का डेका है, 10 की पावर 2 का हेक्टो है, 10 की पावर 3 का किलो, ये तो फेमस ही है। ऐसे आप आराम से याद कर सकते हो। 10 की पावर 24 रियोक्टा है, ये आ जाते हैं, तो इसको आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको याद करना है आपको, तभी अच्छे से आ पाएगा, ठीक है। और सब हम लूसेंट के हिसाब ही से चल रहे हैं और उसी के हिसाब से पूरा करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा लेंथ, मास और टाइम की बात करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आपको लिखना है लेंथ, ठीक है, यहाँ लिखना है मास, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है आपको क्या, टाइम, ठीक, ये चीज़ करनी है इतनी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो जानना है कि एक हम लोग यूनिट पढ़ते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको कहते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू आपकी रहती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अब इसमें एक फन फैक्ट है जो आपको और बता दें, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है अर्थ और सन के बीच की दूरी, अर्थ एंड सन के बीच की ये दूरी रहती है, ठीक है, इसको याद रखना, अर्थ और सन के बीच की ये दूरी रहती है, ठीक है। इसमें कितना लिखा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ये चीज़ देखो ये, ठीक है। तो देखो ये जो है ये आपकी होती है 1 लाइट ईयर की दूरी, ठीक है, 1 लाइट ईयर की। अब 1 लाइट ईयर होता क्या है, देखो 1 आपका जो लाइट ईयर है वो होता क्या है ना, इसको ऐसे दिखाते हैं। 1 लाइट ईयर आपका होता है सिंपल सा, जो आपकी लाइट है वो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करे, और लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इंटू ईयर जो होता है उसको आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे 24 से, और फिर उसमें जो सेकंड होते हैं, फिर मिनट होते हैं, वहाँ से ये दूरी आपकी आती है, ठीक है, सिंपल सा बता दिया। ये 1 लाइट ईयर जो होता है ये आपका होता है कितना, आपका 365 आप जो डेज होते हैं उनको मल्टीप्लाई किससे करते हो आप, सिंपल सा आप 3 इंटू 10 की पावर 8। अब ये जो है ये डेज में, इसको पहले आप मीटर में चेंज कर, क्या कहते हैं, इसको आप पहले सेकंड्स में चेंज करोगे, और ये आपका मीटर में, वहाँ से ये दूरी आती है। अब एक सबसे फेमस जिसको खगोलीय दूरी कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, उसकी जो वैल्यू होती है उसकी ये होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये दूरी होती है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये लेंथ की बातें हो रही। इसके बाद एक दूरी जो आपकी होती है उसको कहते हैं 1 पार्सेक। अगर बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हमको तय करनी है तो हम क्या करते हैं, 1 पार्सेक का यूज़ करते हैं, जिसका रिलेशन लाइट ईयर के साथ होता है 3 इंटू 10 की पावर 3.26 इंटू 10 की पावर आपकी कितनी, मतलब ये लाइट ईयर, तो रिलेशन तो ऐसे देखोगे ना, लाइट ईयर में ये होता है, ठीक है। अब लेकिन यही पूछ ले 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, हुआ कि नहीं, ठीक है, ये होती है सिंपल सी। अब देखो ये इससे बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें कंफ्यूजन होना, यहाँ 9.46 लिखा है, उससे मतलब नहीं, यहाँ 10 की पावर 15, यहाँ 10 की पावर 16 है, ठीक है। अब मास के बारे में कुछ बात करते हैं। मास जो है देखो
सबसे बड़ा मास जो है ना, सबसे बड़ा मास जो है वो हमारा कितना है, जो सबसे छोटा मास वो कितना है। तो भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट जो इलेक्ट्रॉन के लिए होती है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, उसकी वैल्यू जो है डाल्टन्स के वजह से पता चली थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है ना आपका केजी में, ये होती वैल्यू। ठीक है, ये किसकी है याद रखना, ये है 1 AMU की, ये प्रोटॉन से ली जाती है। अगर आप यहीं इलेक्ट्रॉन की देखोगे तो उसकी 9.1 इंटू 10 की पावर वो सबसे छोटी, इससे भी छोटी जो वैल्यू होती है, तो हमने 1 AMU की लिखी है, उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपका हो जाता है। सिंपल सा, समझ में आ रहा। अब अगर हम टाइम की बात कर लें तो वो देखो कितना, जैसे मान लो 1 सोलर डे की बात करें तो इसमें बहुत बार पूछा है कि इसमें कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 सोलर डे आपका 20 जो एक दिन होता है उसी को कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें लगभग ये इससे वैल्यू आती है सेकंड्स में। ठीक है, और पूछ दे 1 लूनर मंथ जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं वही हम दे रहे हैं। 1 लूनर मंथ इसमें आपके कितने डेज होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 27.3। ठीक है, और आपसे कह दे कि जो आपका जो ईयर है ना, जैसे मान लो आपसे पूछते हैं कि लीप ईयर है, उसमें आपके क्या होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, ये भी याद रखना 366, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछते जो 1 सोलर ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 1 सोलर ईयर। अब ये सोलर नाम क्यों है इसका, ठीक है, सोलर ईयर इसलिए नाम है क्योंकि ये सूर्य से कंपेयर करके होता है। ठीक है, जब धरती सूर्य के चक्कर लगा रही होती तो 1 ईयर होता है 365 है ना, हाफ डेज, ऐसे लिखा जाता है। मैं अगर कहीं ये वैल्यू लिखी हो तो सबसे एग्जैक्ट ये होगी, नहीं तो आप कितनी लिखोगे वैल्यू, नहीं तो सिर्फ 365 लिख सकते हो। अगर लीप की बात आ जाए तो ये वैल्यू लिख दोगे। समझ में आया इतनी बात की नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो वैल्यू हो गई। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद आपसे अगर पूछ ले कि अर्थ का मास कितना होता है ना, बहुत जगह आ जाता है, तो उसका होता है 6 इंटू 10 की पावर कितना आपका 24, ये होता है। और बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो आपकी चंद्रशेखर लिमिट है, चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1 CR, ये क्या होता है, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि अगर किसी पिंड का, किसी ऑब्जेक्ट का मास 1.4 टाइम्स सन का मास हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन सकता है। तो ये आपका क्या होता है 1.4 आपका सन का मास, ये होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी जो रहती है सिंपल सी 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका ये मास लिखा है 1 CR यानी कि 1.4 टाइम्स ऑफ सन मास, तो इसकी वैल्यू आपकी ये रहती है। अब हम एक चैप्टर चालू करेंगे जिसको आप क्या कहते हो, मोशन वाला चैप्टर, उसके सब डिटेल से चीज़ें जानेंगे। ठीक है, देखो अब हम यही मोशन वाला देखेंगे, जो ना ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, ये चैप्टर, और इससे लूसेंट की बुक ही से पूरा हम करा रहे हैं, तो इससे बहुत सवाल डायरेक्ट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी बैंक का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे NDA का एग्जाम्स हो, और NDA में तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। मोशन या फिर हम लोग जो फिजिक्स जैसे मान लो हम पढ़ाते हैं ना एकेडमिक लेवल के, उसमें इसको कहते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही मतलब होता है। तो भाई ये देखो क्या होगा, तो इसमें एक एक करके हम हर चीज़ जानेंगे। सबसे पहली आपकी बात आएगी डिस्टेंस, सबसे पहले आपकी बात आएगी डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरी आपकी आएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक एक चीज़ पूरी अच्छे से लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है दोनों में, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें जो क्वेश्चंस आए वो भी कराएंगे। ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको समझाएंगे नहीं, इसके क्वेश्चन भी बताएंगे लगातार कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिस्टेंस कहते हैं आपका क्या, टोटल पाथ कवर्ड। सिंपल सा, आप देखो ज़्यादा बड़ी डिफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है। टोटल पाथ कवर्ड का मतलब समझ रहे हो, मतलब आप एक जगह यहाँ पर हो, यहाँ से आप कहीं भी चल के गए, उल्टा सीधा इधर उधर घूम से चल के गए, तो टोटल आपने कितना चला, पाथ की बात हो रही, कहाँ पर हो आप उससे मतलब नहीं, आपने कितना पाथ चल के वहाँ पर गए उसकी बात हो रही। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है। समझ लो, इसको दूरी कहेंगे, इसको विस्थापन कहेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट या फिर आपको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ना, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी बात सिंपल सी समझ लो ना। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इसी के अंदर का पार्ट है, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं लिख दिया। देखो अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जो ये चीज़ें इसमें क्या होता है, आपको पाथ से मतलब नहीं, आप अभी कहाँ थे और 10 सेकंड बाद कहाँ पर हो, इसमें इससे मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। समझो, मान लो इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल यही है। समझे, आप यहाँ से जाओ, यहाँ जाओ, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी, डिस्टेंस हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी।
अब ऐसा क्यों हुआ? देखो डिस्टेंस हमारी इसलिए हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात यह है, मान लो आप 10 कदम आगे जाके 20 कदम पीछे जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी आ जाती है, उसको निगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हैं रहता है, लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, हमेशा एडअप होता है। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। अब देखो ये जो निगेटिव पॉजिटिव तो पूरा समझ में आया। अब इन्हीं से मिलती जुलती दो क्वांटिटी और हैं, एक है हमारी स्पीड, देखो इनकी जो यूनिट हो तो मीटर है, सबको पता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछ दे तो इनकी होती है लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताया था, जो स्क्वायर के अंदर रखते हैं उनको डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। अब स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होती है सिंपल सी। स्पीड में कुछ भी नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझना, जो डिस्टेंस है वो हमारी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी, वो हमारी है वेक्टर। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है स्केलर वेक्टर क्या होते हैं तो देखो कुछ नहीं है। मान लो आप हो ना, आप एक ऑब्जेक्ट हो, अगर आपके पास केवल मैग्नीट्यूड है, केवल आपकी दूरी है, केवल मैग्नीट्यूड है, कहीं नहीं पता कौन सी डायरेक्शन, तो आप स्केलर हो। लेकिन अगर आपके पास कहीं डायरेक्शन है, ठीक है, और आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हो तो आप कैसे हो, वेक्टर क्वांटिटी हो। समझो, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे इसमें क्या है, ये वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, मान लो ये इधर से लेफ्ट से राइट गया तो इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, सिंपल सी बात है। कुछ क्वांटिटी हैं जिनकी डायरेक्शन होती है लेकिन वो नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जैसे मान लो दो करंट है, यहाँ से 5 का, यहाँ से 3 का आ रहा, तो यहाँ जुड़ के 8 हो जाएगा, इस एंगल से कोई मतलब नहीं। यही होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती, और जो चीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करती वो वेक्टर नहीं हो सकती, इसलिए करंट नहीं है। भाई मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और डायरेक्शन के साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी आप फॉलो करो, इतनी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब स्पीड, अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है, टाइम जो है वो भी आपकी, टाइम तो आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ना स्केलर है ना वेक्टर, उससे अभी मतलब नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम समझो, डिस्टेंस कितनी है आपकी, कुछ मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, देखो यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। ठीक, इनवर्स ना, ये ऊपर आता है मतलब नीचे इनवर्स हो जाता है, मीटर अपॉन सेकेंड होता है, ऊपर आता है तो इनवर्स लगा देते हैं। अब जो आप किसी से रिलेटेड है वेलोसिटी, अगर डिस्टेंस हमारी स्केलर है तो स्पीड स्केलर होगी, इसमें मुझे लगा लेकिन सोचा ना बताएं, फिर सोचा बता दे, हर तरह का बच्चा अपने पास है ना, तो सबको समझना है। वैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी तो ये भी वेक्टर होगी। ठीक है, अब देखो इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, इतना तो आप नोट ही कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशन होता है, ऐसे डिस्टेंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी या तो बड़ी हो, डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी या तो छोटी होगी डिस्टेंस से, हमेशा याद रखना है। ठीक है, और यही चीज़ होगी स्पीड के साथ, स्पीड जो है वो हमेशा या तो बड़ी होगी उससे आपके आपकी किससे वेलोसिटी से, या तो इक्वल होगी। ठीक है, और सेम केस एक और इसके साथ है, जैसे इसमें था निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, वैसे वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? फिर से बता दें, जैसे मान लो आप स्पीड कर रहे हो तो आप उसी के बाद मान लो आपकी स्पीड पहले 10 है बाद में 5 हो गई, तो उसको आप ऐड ही करोगे, टोटल स्पीड 15 हुई, पहले 10 थी आगे 5 हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, स्पीड कम क्यों हुई, स्पीड कम हुई है तो वो कॉस को पकड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको -5 में पहुंचाएगा और आपकी स्पीड 5 कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट में कॉस देखना बहुत जरूरी है। अब इसको और अच्छे से समझना है तो ग्राफ से समझो। देखो मान लो इसे आपकी ये है डिस्टेंस, ये आपकी है, यहाँ पर आप चले, ठीक है, और यहाँ पर आप ये नीचे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखेगा कि आप इतना चले इतना नीचे आ गए, तो वो यहाँ से यहाँ देखेगा, ये आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, तो आप वाई में यहाँ जीरो चले और यहाँ जीरो में आगे वाई में ऊपर गए नहीं, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो पाथ देखेगा। अच्छा पाथ यहाँ पर चले 5 मीटर और यहाँ पर फिर चले 5 मीटर, मान लो ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर यहाँ पर ऐसे ऐसे चले और ये तो 10 मीटर वो देखेगा, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं देखेगा। अब देखो इन्हीं से एक क्वांटिटी बनती है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन, वो भी हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन जो है यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आई। अब मोशन ही चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। यहाँ पर लिखा हमने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका जो है वेलोसिटी से निकला है। ठीक है, साथ साथ में देखो जो क्वेश्चन आते बताते जा रहे हैं, ऐसे एक्सेलरेशन जो है जो हम लिखते जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई अभी भी भूल गया वेक्टर क्या है, तो जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, समझ लो। और तीसरी चीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करें। क्यों? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर नहीं फॉलो करोगे, जैसे करंट था, करंट निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन वो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है, उसके पास
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता। क्या बताया था, जैसे ये है तो ये एंगल 30 से उससे मतलब नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 3 करंट है, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको एंगल को भी करना है, ओरिएंटेशन को भी लेना है। तो ये एक्सलेशन होती है कैसी है आपकी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी जो डिफिनीशन है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो इंग्लिश में बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें आप एक चीज़ रखना, पहले यहाँ लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी एक चीज़ बताने जाने जिससे आप ऐसे इस तरीके की हर चीज़ को जान सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है रेट पे, कहीं भी रेट आ जाए, किसी भी जगह पे अगर रेट आ गया कहीं भी, तो उसका मतलब टाइम से होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ। तो वेलोसिटी की हमारी फॉर्मूला क्या थी आपकी, क्या थी वेलोसिटी का फॉर्मूला था आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस लिखोगे मीटर में अपॉन टाइम, ठीक है, लिखोगे कि नहीं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन कितना, तो टाइम को लिखोगे आप सेकेंड में, ठीक है, और अपॉन में पूरा सेकंड करोगे। अब इसका मतलब समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पढ़ोगे कहो भूल जाओ, लेकिन अगर तुम डीप में समझ लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, किसी भी एग्जाम को देने जाओ। तो इसमें है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती, ये चेंज हो रही है पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड। तो ये चेंज है कि नहीं, ठीक है। तो चेंज के लिए हम लोग लगाते हैं डेल्टा, चेंज के लिए लगाते हैं डेल्टा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आपकी होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब समझे कि नहीं, जो हमारी पूरी वेलोसिटी वो पर सेकंड कितना चेंज हो रही है, पर सेकंड, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी आपकी क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इसका और इसका सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझने के बाद हमारे पास जो आती है चीज़ उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इतना समझने के बाद ही आ जाता है, इसी का एक मोशन का ही एक पार्ट है जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, बिल्कुल। अब देखो जो सर्कुलर मोशन है उसमें कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है, देखो ये रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, ठीक, इसको देखना। ये जो है सर्कुलर मोशन जब होता है, मान लो यहाँ हमने सर्कल बना लिया, ठीक, ये सर्कल बनाया, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, समझ लो। मान लो यहाँ से ये थीटा चला, कोई बॉडी यहाँ पर है, यहाँ से वो थीटा पे चली, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज होता थी। इसकी रेडियस मान लो r है, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी आपके। और चलो करके ही सीधा देखते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पर ये जो है ये थीटा एंगल से यहाँ गया, पहले यहाँ पर था θ1 में, अब θ2 यहाँ पर है, तो एंगल जो चेंज हुआ θ2 माइनस θ1, फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ से चीज़ें आती, मान लो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आप लिखोगे, इससे देखो इसमें बहुत बार क्वेश्चन, चाहे आप प्रीवियस ईयर किसी भी देख लेना एग्जाम को, क्वेश्चन पूछें, यहाँ लीनियर होगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछते, यही सब चीज़ें पूछते हैं, लीनियर, और यहाँ लिखोगे आप एंगुलर, ठीक है, एंगुलर। तो यहाँ लीनियर में मान लो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ये यहाँ पर होता है थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपकी अगर होती है वेलोसिटी, तो यहाँ पर होती है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर अगर आपका क्या होता है, यहाँ पर अगर आपका होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आपका क्या होता है फोर्स, यहाँ पर अगर आपका फोर्स होता है तो यहाँ पर होता है टॉर्क। बस ये चीज़ें याद रखो, समझ में आया कि नहीं। अब इनके बीच में रिलेशन होता है, कुछ देख लो, बहुत आसान रिलेशन है। इसकी रेडियस कितनी r है, यहाँ पर देखो जनरल केस ले लेते हैं, ये r रेडियस तो एक जनरल केस में नहीं आती, तो इसको आप ये r मानो। अब यहाँ पर जनरल केस में कुछ नहीं रहता, आपका जो s है वो इक्वल होता है किसके, अच्छे से देखना, r थीटा के, ठीक है। अब जो आपका v इक्वल होता है r ओमेगा के। देखो यहाँ से एनोलॉजी से समझने में ज़्यादा अच्छा रहता है, अभी आप कभी भूलोगे नहीं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे, देखो कुछ अंतर नहीं है, v की जगह ओमेगा ही तो आया है, और सबके आगे एंगुलर लगा दो, एंगुलर एंगुलर एंगुलर, और इसको एंगुलर फोर्स कह सकते हो, या फिर इसका एक फेमस नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का नाम है, फोर्स से निकला है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो हमारी फोर्स है वो मूवमेंट के साथ चले, समझ लो, फोर्स मूवमेंट के साथ चले, है। जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो उसमें आपका हाथ ऐसे होता है ना, या फिर ऐसे होता है, यही होती है मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसी को टॉर्क कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा। और इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाता है a इक्वल टू r अल्फा, और यहाँ पर टाउ जो होता है वो होता है आपका सिंपल सा, टाउ इक्वल टू आपका हो जाता है r आपका f, यहाँ पर ये हो जाता है। ये चीज़ इतनी रहती है, आपको समझ में आई कि नहीं अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें देखो, इसके बाद आपकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाँ, इसके बाद आप देख लो फोर्स। अब देखो क्या है, फोर्स को अच्छे से समझते हैं ना, जैसे फोर्स होती है मास इंटू एक्सीलरेशन।
फोर्स आपकी क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, ये चीज़ होती है। इसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी देखेंगे। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, फोर्स जब ये टाउ की बात आती है तो थोड़ा रिलेशन चेंज हो जाता है, ये परपेंडिकुलर आर लगने लगता है और यहाँ पर तो आर ओमेगा हो गया ही, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि टॉर्क जो है वो इन सबसे थोड़ा अलग है। अब क्यों अलग है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये सेम क्यों नहीं, तो इसमें एक सिंपल सा थॉट है जो मेरे दिमाग में, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टाउ है ये एंगुलर ये सब चीज़ें सर्कुलर मोशन के लिए हैं, लेकिन ये जो टाउ है ये सर्कुलर मोशन का मोहताज नहीं है, ये कहीं भी लग सकता है, बस इसके लिए आप समझ गए ना। टाउ सर्कुलर मोशन का मोहताज नहीं है। टाउ देखो, टाउ जहाँ रोटेशन होता है वहाँ लग जाता है, रोटेशन हमेशा सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। आपने वो देखा है, क्या कहते हैं, जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स कर्व देखा है, उसमें रोटेशन होता है क्या, रोटेशन के साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और उसमें टॉर्क लग जाता है, ठीक। ये ज़्यादा डीप बात है, ये अपने सिलेबस से मतलब नहीं, तो उसको हटाओ। ये चीज़ इतनी समझ में आई। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब आप ये बताओ, यहाँ आपसे पूछ देंगे, अभी हम न्यूटन सारे लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ आपसे पूछ देते हैं जो फोर्स है ये सेकंड लॉ को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, ये जो फोर्स इक्वल टू एम है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन के लॉ को दिखा रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अच्छे से देखना, एम इक्वल टू एम ए लिखा है, सबके दिमाग में आएगा दिखा रहा है, लेकिन साइड में एक ऑप्शन होगा, ठीक है, साइड में एक ऑप्शन होगा एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं, याद ये होगा, हाँ, डेल्टा टी। यहाँ देखो मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा हुआ, ये बिल्कुल गलत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो, लेकिन कहीं ऑप्शन ये दिख जाए तो इसको कभी टच कर मत कर लेना। क्यों, यहाँ पर देखो ये है डेल्टा पी, यहाँ मतलब है, और पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम। पी क्या होता है आपका, मोमेंटम। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम, ठीक है। और ये मास है वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वो तो दिख ही रही है, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मास जो है वो है और वेलोसिटी है, डेल्टा लगा हुआ है, मतलब इसमें है दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मास भी चेंज हो सकता है और आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। और यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी को, मास को मान लिया है कांस्टेंट। डे टू डे लाइफ में हमारा मास कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग चलते हैं बहुत धीमे स्पीड से। आप जब बहुत तेज स्पीड से चलोगे तो आपका मास घटने लगेगा, और जब आप लाइट की स्पीड से चलते हो तो मास जीरो हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किस स्पीड से आप चलो कि मास जीरो हो जाए, तो कब होता है, जब आप लाइट की स्पीड से चलते हो, जो कि असंभव है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ये वाला केस हमेशा ट्रू नहीं, ये वाला केस हमेशा ट्रू है, क्योंकि इसमें ना मास कांस्टेंट है, क्योंकि इसके पूरे के आगे डेल्टा लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ डेल्टा लगा मतलब ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ से ये पता चला कि भाई ये अगर कहीं आ जाए तो इसको ना लगाना, लेकिन सेकंड लॉ को तो दोनों दर्शा रहे, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से ये दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ एकदम सिंपल सी थी। अब देखो कुछ रिलेटेड टर्म है जिनको हम देख लेते हैं, जैसे मोमेंटम वगैरह हैं, सब चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं। और मोमेंटम के साथ ही तो अब देख लेते हैं ना, वही काइनेमैटिक्स और फोर्स वाला चैप्टर सब मिला के, इस चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन, भाई देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले हो तो देखो इसमें अगर ये पूछ लें कि न्यूटन ने कहाँ दिया था, अपनी बुक प्रिंसिपिया में दिया था 1687 में ना, ये नियम, इनको गति का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के गति का नियम। तो पहला नियम क्या होता है, सिंपल सा, देखो फर्स्ट लॉ या फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ इनका क्या है, सिंपल सा, कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगी अनटिल एंड अनलेस, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगी या स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। लिखोगे यहाँ पर एनी ऑब्जेक्ट वांट टू रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless आपका कौन सा फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। until and unless एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, सिंपल सा, ठीक है, एक्ट ऑन इट, सिंपल सी ये चीज़ है। तो देखो इसमें होता क्या, इसको एक और भी कहते हैं, इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, इनर्शिया लॉ ना, एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, इनर्शियल लॉ, ठीक है, ये भी कहते हैं। और इसको गैलीलियो लॉ भी कहते हैं, गैलीलियो ने भी इसके ऊपर कुछ चीज़ें बताई थी, तो इसको गैलीलियो का भी लॉ कहते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड लॉ, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, सेकेंड लॉ। सेकंड लॉ सिंपल का है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी बात की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। देखो सिंपल सा क्या, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सिंपल सा ये रहता है, यानी कि फोर्स जो है वो आपका क्या है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन आपका ये सिंपल सा ये रहता है ना। अब देखो इसमें क्या है, आपका जब मोमेंटम आपका जब चेंज होगा, जितनी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, यानी कि
एफ इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये। और लास्ट तो सब लोग जानते ही हैं जो थर्ड लॉ है ना, क्या होता है एवरी, है ना, आपका सिंपल सा इसको लिखना तो लिखो एक्शन एंड रिएक्शन, बस एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। देखो एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब यह है कि मान लो आपने किसी बॉडी के ऊपर लगाया फोर्स, तो वही बॉडी सेम फोर्स आपके ऊपर लगाएगी, समझ रहे हो। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो एक बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करती, एक्शन और रिएक्शन फोर्स टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर रिएक्शन करती है। मान लो आपने यहाँ इसे धक्का मारा तो ये बॉडी जो है आपको धक्का मारेगी, समझ रहे हो। ये होता है सिंपल सा। मान लो दो लोगों ने इसे हाथ वो हाई फाइव दिया तो दोनों के अपोजिट बॉडी है कि नहीं, तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट बॉडी में होता है। इससे एक क्वेश्चन देखो आता है हमारे दिमाग में, ये तो आप नोट करोगे। इससे एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब देखो जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, अभी शायद हम लोग ने बात नहीं की, चलो तुरंत बता देते हैं। जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करा तो उसमें लगती है सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंट्रीपिटल। और इसी को अपोज करने के लिए फोर्स लगती है कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसको अपोज करती है, लेकिन समझो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सूडो फोर्स है, लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही। तो भाई जो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही वो थर्ड लॉ हमारा नहीं फॉलो कर सकती, सिंपल सी बात है, समझ में आया। जो ऐसे लगती बॉडी वो थर्ड लॉ कभी भी फॉलो नहीं करती। तो ये चीज़ हमने एक चीज़ बताई आपको, ठीक है। अब देखो एक हम बात करते हैं इम्पल्स की। जो जो क्वेश्चन आप में आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि इम्पल्स क्या होता है ना, तो इम्पल्स देखो होता है क्या, सिंपल सा। इम्पल्स आपका होता है अगर इफ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, है ना, अगर कोई बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करे ऑन अ बॉडी फॉर वेरी, देखो ये सेम अच्छी सी डिफिनीशन जो पेपर में आ चुकी है बहुत बार ना, वो लिखिए, ऐसे लिखी होगी, पूछते ये क्वांटिटी क्या है। इफ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन ना, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड सब टाइम ही से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपकी होती है इसको सिंपल सा क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स, हैवी फोर्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरिंग ऑफ टाइम, ये होती है। अब यहाँ से एक चीज़ लग रही होगी कि हमने जो मोमेंटम पढ़ा उसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि जो हमारा इम्पल्स है और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन देखो ये है I=P, और एक रिलेशन पूछते हैं कि इनका रेशियो बताओ। ये सब कॉम्पिटिशन में पूछे हुए सवाल हैं, तो रेशियो होता है इनका 1 या फिर 1/1 ना, रेशियो ये होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप देखो और इसकी वैल्यू देखो, दोनों सेम नहीं है, अभी सेम नहीं लग रही, लेकिन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से लगेंगी सेम। फोर्स का डायमेंशन जो होता है ML_T-2 होता है, ठीक है, और टाइम का होता है T, ठीक है। इसको आप देखोगे तो आया ML_T-1, ठीक। अब देखो इसका डायमेंशन देखो, मास के लिए M होता है और इसके लिए LT-1। अभी सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया है कि इसका क्या होता है LT-1, और फंडामेंटल यूनिट इसीलिए बनी है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये कैसे हुआ, अगर किसी को डाउट है तो मास की जगह M रखोगे, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, आपका एक्सेलरेशन का, तो ML_T-2। जिसको फॉर्मूले याद हैं उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अब आप देखोगे ये चीज़ जो है और ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से आपने देखा इम्पल्स और मोमेंटम इक्वल है, लेकिन डिफिनीशन में अंतर है। मोमेंटम में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल सा रहता है। इम्पल्स में थोड़ी डिफिनीशन चेंज है। इम्पल्स वो है जिसमें फोर्स बहुत ज़्यादा हो और टाइम बहुत छोटा सा हो। इम्पल्स होता है ना एकदम से धक्का, ये चीज़ इम्पल्स होती है। एकदम से कुछ ऐसा हो ना, जो आपकी इम्पल्स ऐसे भी होती है ना, उसको मतलब ज़्यादा मतलब स्पीड बहुत तेज हो, ये चीज़ होती है सिंपल सी। अब देखो एक चीज़ और आप जान लो कि हमारा ये क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, हाँ, टाइम पीरियड सिंपल से होता है ω=2π/T, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो ये आपका 2π/T होता है, इसमें कितना टाइम लगा है 1 रिवोल्यूशन में, ये रहता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2π, है ना, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपकी क्या फ्रिक्वेंसी है, 1/टाइम = फ्रिक्वेंसी होता है, और फ्रिक्वेंसी की यूनिट कोई पूछ दे तो आपकी होती है सेकंड
इनवर्स, ठीक है। टाइम होती है उसकी सेकंड की, मतलब टाइम की होती है सेकंड, तो वैसे इसकी कितनी होगी, सेकंड इनवर्स, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो आज तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिजिक्स कोई छोटी है नहीं लूसेंट में, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और बुक का भी सहारा लेके हम लोग करेंगे, लेकिन मेन फोकस जो है वो हमारी लूसेंट रहेगी। तो अभी जितना आज हुआ आपको होप है अच्छा समझ में आया होगा, आपके एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिट करेगा, और जिसने नोट्स बनाए उनका और फायदा है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको क्या होगा, रिवीजन करने का मौका मिलेगा। नहीं तो जिन्होंने नहीं बनाया वो हमारे दूसरी बार लेक्चर देखने आ सकते हैं, क्योंकि क्या होगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा जाता है लेकिन आपको रिवीजन बार बार हो जाता है, पता चल जाता है यहाँ पर क्या बोला था दिमाग में नहीं याद है, वहाँ पर क्या बोला था, तो दोबारा देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को जितना हो सके फैलाएं, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलेगी। और फिर आप देखना, देखो एक तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो क्या होगा आपको, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, वैसे कोई और नहीं पढ़ाने वाला, समझ रहे हो, वैसे कोई भी आपको पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको अगर ये चीज़ जो है, ये चीज़ अगर जो हिंदी वाले बच्चे उनको कुछ दिक्कत हुई इसमें, तो आप बताना, तो प्योर हिंदी में भी आ जाएगा, ठीक, उसकी दिक्कत नहीं है। बस ये ना इंग्लिश, जैसे मान लो इंग्लिश से कोई पढ़ा है या फिर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट है तो उससे पढ़ा रहा, अगर आपको कहीं मतलब कमेंट करके बताना, अगर हिंदी में चाहिए तो ये प्योर हिंदी में आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वाला लेक्चर आपको इंग्लिश में समझ में आया कि नहीं, आप बताना। कुछ क्वांटिटीज़ को हमने हिंदी में बताया, जैसे फोर्स को बल कहते हैं, है ना, इसको इम्पल्स को क्या कहते हैं, सब हमने बताया। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, हमारे चैनल को शेयर करें। जय हिंद।